मॉर्निंग लाहौर, जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबास इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपना और अपने प्यारों का जनाब इर्द गिर्द ख्याल ज़रूर रख रहे होंगे। नया दिन है, नई सुबह है और कोशिश हमारी यही होती है कि दिन का आगाज़ ना किसी खूबसूरत सी नसीहत या अच्छी सी बात के साथ किया जाए ताकि हमारा जो पूरा दिन है वो अच्छा गुजरे। तो आज की खूबसूरत बात भी आपके साथ शेयर करूंगी कि खुद पे हमें यकीन रखना हमें आगे बढ़ने के लिए कितना ज़रूरी होता है हमारे लिए। तो खुद एतमादी कामयाबी की अलामत भी समझी जाती है और बग़ैर खुद एतमादी के मंजिल का ख्वाब देखना और हदफ को हासिल करने की उम्मीद रखना दीवाने का ख्वाब ही समझा जाएगा। हर इंसान के अंदर ना अल्लाह ताला ने कई खूबियाँ, कई सलाहियतें रखी हुई होती हैं और हर एक के अंदर कोई ना कोई कमाल और खूबी ज़रूर मौजूद होती है। अब ये इंसान की ज़िम्मेदारी है कि वो इसको तलाश करे, इसको एक्सप्लोर करे, इसके लिए जिद्दोजहद करे अपनी ज़िंदगी में और ख़ुद पर एतमाद करे। और मंजिल और हदफ को पाने के लिए ना सबसे जो बुनियादी चीज़ मुझे लगती है वो ये है कि पहले ख़ुद पर एतमाद करना हमें शुरू कर देना चाहिए। ख़ुद एतमादी पैदा करने के लिए ना पहला असूल ये है कि अपनी सलाहियतों पर भरपूर एतमाद और भरोसा करें, क्योंकि जब ये चीज़ पैदा हो जाएगी ना आपके अंदर तो इंसान को ख़ुद को निखारने में वक्त नहीं लगता है और वो मंजिल ज़रूर पा लेता है। इसलिए इंसान को चाहिए किसी भी काम को करने या फिर किसी भी मंजिल तक पहुंचने से पहले ना उसकी राह में हायल मुश्किलात से घबराने और पीछे हटने की बजाय ख़ुद पर एतमाद भरोसा करके काम का आगाज़ कर देना चाहिए। क्योंकि हम किसी भी काम का आगाज़ करते हैं ना तो हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि फ़लाँ मुश्किल आ जाएगी, फ़लाँ रुकावट आ जाएगी तो पता नहीं हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो हम सबसे पहले नेगेटिव सोचते हैं और ख़ुद पर भरोसा नहीं करते हैं। जब खुद एतमादी होगी, ख़ुद पर भरोसा होगा कि हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं, हम हर रुकावट को पार करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो जब ये वाला आपका माइंडसेट होगा ना तो आप ज़िंदगी में कामयाबी ज़रूर हासिल करेंगे। लेकिन उसके लिए ख़ुद एतमादी, ख़ुद पर भरोसा होना बेहद लाजमी है। हम दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं, दूसरों पर एतमाद करके अपने डिसीजंस लेते हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरों के ज़िम्मेदारी ने ये हमारी अपनी ज़िम्मेदारी होती है कि हमने खुद के ज़रिए आगे बढ़ना है, ख़ुद पर एतमाद करके आगे बढ़ना है। तो इसलिए ज़िंदगी में ख़ुद पर एतमाद करना सीखिए और जितना आप खुद एतमाद होंगे ना उतना ही आप ज़िंदगी में कामयाब भी होंगे। तो आज ये खूबसूरत सा शेयर था जो आपके साथ हमने शेयर किया है। सेगमेंट है हमारा हेल्थ एंड फिटनेस जिसमें हम सेहत के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और एक्सपर्ट से इसका बेहतर इलाज और एहतियात जानने की हम कोशिश भी करते हैं। तो जनाब बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि पानी ज़िंदगी है, क्योंकि ये इस हयात कारवा के बुनियादी जुज़ भी समझा जाता है और इंसानी जिस्म 70% पानी पर मुश्तमिल भी है और पानी कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा भी है हमारे लिए और इंसान पानी के बगैर ज़्यादा दिन ज़िंदा भी नहीं रह सकता है। और आलमी सतह पर माहौलियात की तब्दीली के असरात तमाम खित्तों पर पड़ रहे हैं, जिसके नतीजे में मौसमों की असर अंदाजी में शिद्दत आती जा रही है। यानी अब गर्मियों के मौसम में अगर देखा जाए ना तो शदीद गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है और कभी कभी दर्जा हरारत तवक्को से भी कई ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे आलम में ख़ुद को पानी की कमी का शिकार होने से हमें बचाए रखना चाहिए और ये बड़ा लाजमी भी है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में बार बार पसीना आता है और जो जिस्म से जो हमारे मिनरल्स होते हैं वो निकल जाते हैं और अगर इस कमी को पूरा करने के लिए फिर हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है या मशरूबात का इस्तेमाल करना पड़ता है। ज़्यादातर लोग मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे जितनी आपको रिक्वायरमेंट है तो आप पानी की कमी का शिकार हो सकते हैं, डिहाइड्रेट हो सकते हैं, आप उसकी वजह से बेहोश भी हो सकते हैं, फेंट हो जाते हैं। इसलिए मौसम में ख़ुद को जनाब हाइड्रेट रखना बड़ा लाजमी है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि पानी की कमी कौन कौन सी ख़तरनाक बीमारियों को दावत दे सकती है और गर्मियों में हमें कितना पानी पीना चाहिए और गर्मियों में बार बार प्यास हमें क्यों महसूस होती है। ऐसे और भी बहुत से सवालात हैं जो हमने आज जवाब लेने हैं। हमारे साथ इस वक्त क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर हमाला खान मौजूद हैं इन स्टूडियोज़ में। डॉक्टर हमाला, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह।
ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा डॉक्टर हमारा, पानी की इम्पोर्टेंस, मतलब ये सर्दियाँ गुजरी हैं और इसमें हम लोगों ने पानी उस तरह नहीं पिया जितना हमें हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है, तो किस तरह दिन में कितना पानी पीना चाहिए, कितनी रिक्वायरमेंट होती है हमें? बिल्कुल मुनीबा, जैसे आपने अभी बताया कि पानी जो है वो एक ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी 60 to 70% वाटर से बनी हुई है। Exactly. तो अगर हम पानी का इंटेक कम कर देंगे तो ऑलरेडी मौजूद वाटर जो है वो हमारी बॉडी से अल्टीमेटली एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो इसकी वजह से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका हम शिकार हो जाते हैं। इसमें सबसे पहले अगर रिकमेंडेशंस की बात करें, इस बारे में बात करें कि हम कितना पानी कंज्यूम कर सकते हैं, तो एक आम नॉर्मल ह्यूमन बींग जो है, जो हम लोग एडल्ट हैं या हमारे जैसे जो ह्यूमन बींग्स हैं, उन्हें चाहिए कि वो दिन में 8 से 10 गिलास पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें। अच्छा, इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उनको स्वेटिंग का मसला बहुत ज़्यादा रह रहा होता है, या बहुत सारे ऐसे लोग जो आउटसाइड फील्ड्स में बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, क्योंकि जैसे पाकिस्तान में गर्मी पड़ती है तो पसीना जो है वो उसी हिसाब से ज़्यादा आ रहा होता है, और फील्ड्स में काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा जो है एग्जॉस्ट भी हो रहे होते हैं। उनके लिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि वो 10 से 12 गिलास अपनी क्वांटिटी को और बढ़ा लें। पानी को बिल्कुल जो है कंज्यूम करना स्टार्ट कर दे, ताकि वो 10 गिलास से भी ऊपर ले जाए, 12, और बहुत केसेस में आप इसको 15 गिलास तक भी लेकर जा सकते हैं पर डे। तो एक नॉर्मल इंडिविजुअल को तो इतना पानी जरूर कंज्यूम करना चाहिए। मतलब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आपकी बॉडी को कितनी रिक्वायरमेंट है पानी की। बिल्कुल। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं, डायलिसिस के पेशेंट्स होते हैं, CKD के मरीज होते हैं, या जिनके हाथों में, पाँव में पानी जमा हो जाता है, पेट में पानी जमा हो जाता है, उनके लिए जो रिकमेंडेशंस हैं वो डिफरेंट होती हैं। उनको हम पानी की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी कंट्रोल करवा देते हैं, क्योंकि किडनी जो है वो पानी को फिर उस तरह से फिल्टर आउट नहीं कर पाती। तो वो लोग जो हैं वो अपने कंसल्टेंट्स की रिकमेंडेशंस के मुताबिक पानी को इस्तेमाल करें। बाकी जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, वो कोशिश करें कि 8 से 10 गिलास पानी, प्यास लग रही है या नहीं लग रही, पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें। बहुत सारे लोग इसमें ये समझते हैं कि हमें प्यास तब लगती है तभी हम पानी को कंज्यूम करें, लेकिन ये एक बहुत गलत चीज़ है। प्यास आपको तब लग रही होती है जब आपका जो हाइड्रेशन स्टेटस है वो बिल्कुल जीरो पे जा रहा होता है, तब हमें जाके पता चलता है कि अब हमें प्यास लग रही है, हमें पानी पीना चाहिए। इसलिए कोशिश करें कि दिन में वक्तन फवक्तन जो है अपने 10 से 12 गिलास पानी जो है वो किसी ना किसी फॉर्म में आप ज़रूर लेते रहें, ताकि आपका हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन रहे। लेकिन अब जैसे सर्दियाँ गुजरी हैं और उसमें हमारी आदत नहीं है पानी पीने की, मतलब 8 से 10 गिलास, या मुझे तो नहीं लगता कि मैंने 5 गिलास भी एक दिन में पिए होंगे फुल, तो आदत हमें नहीं है कि हम इतने गिलास पानी पिए। तो किस तरह खुद को, जब तक प्यास नहीं लगती तब तक मैं पानी नहीं पीती हूँ, मेरी ये आदत है, मैं क्या करूँ, किस तरह इससे छुटकारा? अच्छा, इसमें अगर एक बंदे को उसके बेनिफिट्स के बारे में, पानी के बेनिफिट्स के बारे में बताया जाए, स्पेशली लड़कियों को अगर इस चीज़ से अवेयर किया जाए कि स्किन की प्रॉब्लम जो है वो पानी के साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती हैं। अगर आप पानी की कंसंट्रेशन को या क्वांटिटी को कम कर रहे हैं तो आपके स्किन के मसले जो हैं बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएंगे, आपको एक्नी प्रॉब्लम्स और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं। मतलब पानी ना कंज्यूम करने के साइड इफेक्ट्स आपको किसी ना किसी फॉर्म में आपकी बॉडी ज़रूर रिजल्ट दे देती है, कि जिसकी वजह से आपको पता चल जाता है कि ये जो नुकसानात हैं ये हुए हैं। स्पेसिफिकली अगर इसके बेनिफिट्स के बारे में हम बात करें तो एक नॉर्मल इंडिविजुअल अगर पानी का इस्तेमाल करे तो उसकी ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रेन जो है वो बिल्कुल ठीक तरह से काम करता रहेगा। इसके अलावा क्या होगा कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बॉडी में थ्रू आउट फ्लो करेंगे। न्यूट्रिएंट्स का फ्लो करना भी बॉडी में ज़रूरी है। अगर आप पानी का मिकदार कम करें तो बहुत सारे लोग फटीग्ड और लेथार्जिक भी फील कर रहे होते हैं, थका थका महसूस कर रहे होते हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स उनकी बॉडी में उस तरह से जा ही नहीं रहे होते, वो थ्रू आउट अपनी एक्शन, मोड ऑफ एक्शन पे पहुंच नहीं रहे होते, वो काम नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से हमें थकावट फील हो रही होती है। तो पानी उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्रू आउट आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को एक्सक्रीट आउट करवाने के लिए भी पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पानी की मिकदार कम ले रहे हैं तो सोचें कि टॉक्सिन बिल्कुल टॉक्सिन्स उसी तरह से आपकी बॉडी में जमा हो जाएंगे, जिसकी वजह से मसला होगा। तो हर इंडिविजुअल को ये चाहिए कि इन बेनिफिट्स को ज़रूर अपने माइंड में रखें और पानी को किसी ना किसी फॉर्म में 8 से 10 गिलास ज़रूर कंज्यूम करें। लेकिन किसी ना किसी फॉर्म की बात करने के साथ साथ मैं ये भी बताऊंगी कि अगर पानी को आप पानी की फॉर्म में ही, पानी की शक्ल में इस्तेमाल करें तो वो बहुत बेहतर होगा। क्योंकि गर्मियों में हमारा यही होता है कि हम कोई ना कोई पानी में कोई मशरूब डाल के हम लोग वो पी लें, या हम लोग जूसेस का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि चलो खाली पानी अगर नहीं पीना तो जूसेस का इस्तेमाल कर लो, कोई और मशरूब पी लो। तो क्या हमारा तो यही है कि अगर हम उनका इस्तेमाल करें तो हमारा पानी का इंटेक या रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है, ऐसा नहीं है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छा, ये हमारी बहुत गलत प्रैक्टिस सेट हो जाती है, जिसको फिर हम फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि गर्मियों में आप देखेंगे कि बहुत
सारे लोग फ्रीजी ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसमें सफ़ेद चीनी होती है, कैफीन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, हम लोग ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब देखा जाए तो जिस भी चीज़ में वाइट शुगर, कैफीन या नमक ऐड होता है वो आपकी बॉडी से पानी को जो है वो एक्सक्रीट आउट करवा देते हैं। हमें तो लगता है कि हम इन चीज़ों को ले रहे हैं तो हमारा हाइड्रेशन स्टेटस बहुत मेंटेन रह रहा होगा, हालांकि वही चीज़ें हमें डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जा रही होती है। क्योंकि आप देखेंगे अगर एक सेल है हमारी बॉडी का जिसके अंदर पानी ऑलरेडी मौजूद है और उसमें वाइट शुगर्स या कैफीन जाकर अट्रैक्ट किए हैं, तो वो क्या है, वो डायरियोटिक्स हैं, वो पेशाब आवर हैं, वो क्या करेंगे उस सेल से पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे और आपकी बॉडी से बाहर निकाल देंगे। तो वो टेस्ट या फ्लेवर में तो हमें बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो हमारे हाइड्रेशन स्टेटस को किसी तरह से भी मेंटेन नहीं कर रहे होते हैं। तो इस तरह के ड्रिंक्स जिसमें वाइट शुगर शामिल है, कैफीन शामिल है, बहुत सारे लोग इसमें जूसेस ले रहे होते हैं, फ्रीजी ड्रिंक्स ले रहे होते हैं, चाय कॉफी को भी वो एक तरह से अपने हाइड्रेशन स्टेटस को मेंटेन करने के लिए समझ रहे होते हैं। तो वो इन चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें क्योंकि ये हमारी बॉडी से पानी को बाहर निकाल रहा होता है। मतलब उनके साथ हमें पानी की भी रिक्वायरमेंट उतनी ही है जितनी हमें पीनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, इसमें हम कुछ अल्टरनेट शामिल कर सकते हैं, कुछ ऐसे फूड ग्रुप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हम अपने पानी की कमी को, क्योंकि ऑब्वियसली हर इंसान पानी को पानी की तरह नहीं कंज्यूम करना चाह रहा था, कहीं ना कहीं आकर हम थक जाते हैं और हम कहते हैं कि हमें कोई और चीज़ मिल जाए। जैसे जैसे आप देखेंगे गर्मियाँ बढ़ती जाएंगी तो तरबूज बहुत ज़्यादा इन आ जाएगा, गर्मा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, गर्मा लोग खाते हैं तो तरबूज और गर्मा जो है उसमें पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वो आप एज अ फ्रूट अगर उसका इस्तेमाल करें तो आपका वाटर का जो स्टेटस है वो मेंटेन रहेगा। लेकिन अगेन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है क्योंकि हम तरबूज का इस्तेमाल डायबिटिक पेशेंट्स को जो है वो मना कर रहे होते हैं कि वो तरबूज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप देखेंगे सब्जियों में देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी सब्जी जो है वो खीरा है। खीरे का इस्तेमाल जो है उसको बहुत ज़्यादा हमें एम्फसाइज करना चाहिए क्योंकि खीरे के अंदर 90 to 95% वाटर मौजूद है। तो आप खुद सोचेंगे अगर आपका पानी पीने का दिल नहीं कर रहा और आप खीरे का इस्तेमाल करें तो वो आपकी सेहत के लिए किस तरह से मुफीद हो सकता है। लेकिन अब ये भी तो नहीं हो सकता ना कि सिर्फ हम खीरे पे ही इंतजार कर ले और पानी का इंटेक करें ही ना। ऐसे नहीं है, दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना होता है। इसी के साथ साथ बात करें तो हरे पत्तों वाली सब्जियां हैं जिनमें पानी का जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा है, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आगे जाके फालसा बहुत ज़्यादा इन हो जाएगा, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। स्ट्रॉबेरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों में थोड़ा कहीं ना कहीं वाटर कंसंट्रेशन जो है उसको हम अगर उसी फॉर्म में इस्तेमाल करें तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। लेकिन अगर हम उसको किसी तरह से ब्लेंड करके डिफरेंट चीज़ों में शुगर ऐड करके या इस तरह की चीज़ें ऐड करके इस्तेमाल करें तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं। ठीक है। अच्छा, दूसरा बहुत से लोग हैं वज़न कम करने के लिए भी हमारा पानी का इस्तेमाल करते हैं, गर्म पानी का खास करके इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ये बेनिफिशियल है हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए? बिल्कुल। या ऐसा होता है पानी से वज़न कम होता है? बिल्कुल, पानी से वज़न कम ज़रूर होता है लेकिन डिपेंड करता है टाइमिंग्स पे कि हम किस टाइम पे पानी को कंज्यूम करें। बहुत सारे लोग अगर खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी एक गिलास अगर कंज्यूम कर लेंगे तो इसका मतलब ये है कि उनको फुलनेस की फीलिंग आएगी और खाना जो है वो उतना ही खाएंगे जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है। अगर यही पानी आप खाने के बाद इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको उस तरह से फ़ायदा नहीं देगा वज़न कम करने में जितना आपको खाने से पहले देगा। तो वज़न कम करने के लिए जो लोग पानी का इस्तेमाल करें वो कोशिश करें कि इसकी टाइमिंग्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें और खाना खाने से पहले ही पानी को इस्तेमाल करें। इसके साथ आपने एक टेम्परेचर की बात की कि हम गर्म पानी कंज्यूम कर रहे होते हैं। जैसे जैसे आप देखेंगी सर्दियाँ ज़्यादा आती जाएंगी तो हमारे हाथों में चिल्ड वाटर्स बहुत ज़्यादा होंगे, हम बर्फ़ के बगैर पानी नहीं ले रहे होंगे, फ्रीज़र से निकाली हुई बॉटल के अलावा हमें कोई पानी पसंद नहीं आ रहा होता। तो ये जो है एक बहुत गलत प्रैक्टिस सेट हो गई है क्योंकि गर्मियों में हम बिल्कुल नीम गर्म पानी तो नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन अगर हम रूम टेम्परेचर का या उससे थोड़ा सा ठंडा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा चिल्ड वाटर, आइस और इस तरह का आइस वाटर्स टाइप इस्तेमाल करें तो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है क्योंकि इससे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तो आप देखेंगे डिफरेंट तरह की बीमारियों का हम शिकार हो सकते हैं। सही। अच्छा, जो पानी की कमी का शिकार होते हैं हमारा, उनके क्या साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं कि वो डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल, इसमें हमने पहले बात की कि डिहाइड्रेशन जो है ना वो आपको इटसेल्फ खुद एक इंसान को फिर पता चलने लग जाती है, जिसको हम प्यास कह रहे होते हैं। हम कहते हैं कि हमें प्यास लग रही है, वो अल्टीमेटली तब लग रही होती है जब हमारी बैटरी बिल्कुल ज़ीरो पे आ रही होती है तो हमें पता चलता है जी हमें प्यास लग
रही है, तो वो प्यास अल्टीमेटली हमें डिहाइड्रेशन की तरफ ही लेके जा रही होती है। सबसे पहला साइन एंड सिम्टम तो वही है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि आपकी बॉडी आपको नेगेटिवली जो है वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगी, रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, आपके एक्नी फेस पे बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, आपको इस तरह के मसले होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आपका स्टमक जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा थकावट और इस तरह की चीज़ें फील हो रही होंगी, जिससे आपको पता चलेगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं बात करूँ, क्योंकि आगे मौसम बहुत ज़्यादा इस तरह का आ रहा है, लोग सत्तू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। आप देखेंगे कि जगह जगह पे स्टॉल्स लगे होते हैं जहाँ से लोग सत्तू पी रहे होते हैं। तो वाइट शुगर्स की हम बात करते हैं कि वाइट शुगर्स वाली चीज़ें डिहाइड्रेशन का शिकार करवाती हैं, लेकिन अगर आप वाइट शुगर्स के साथ साथ गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल करें, क्योंकि सत्तू के अंदर शक्कर या गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है, अगर आप इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, आप इस तरह के ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें शहद, शक्कर या गुड़ का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अगेन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये चीज़ नहीं है, ये हम नॉर्मल इंडिविजुअल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरह के ड्रिंक्स को वो ज़रूर इस्तेमाल करें जिसमें गुड़, शक्कर या शहद शामिल है। लेकिन ऐसे ड्रिंक्स जिसमें वाइट शुगर शामिल है उसका इस्तेमाल ना करें। बहुत सारे लोग अब आपसे पूछने लग जाते हैं कि हम फ्रूट जूसेस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और फ्रूट जूसेस को जब आप ब्लेंड करते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अल्टीमेटली आपके पास क्या बचता है? फ्रूट शुगर्स बचती हैं। फ्रूट शुगर्स आपके फाइबर तो हम निकाल देते हैं बिल्कुल अंदर से। फ्रूट शुगर्स आपके उसके लिए तो बहुत ज़्यादा बेहतर होती हैं, आपके इनटेक के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होती हैं, हाइड्रेशन स्टेटस को भी कहीं ना कहीं मेंटेन कर रही होती हैं। लेकिन इसके बहुत सारे नेगेटिव रिजल्ट्स भी आ रहे होते हैं, क्योंकि हम शुगर्स ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे वेट गेन में मदद करवा रही होती हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रॉय कर रही होती हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप किसी भी किस्म की ड्रिंक लेना भी जा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप ऐसी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करें जिसमें वाइट शुगर शामिल ना हो, जिसमें स्पेसिफिकली कैफीन शामिल ना हो। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैं बात करूंगी कि बहुत सारे गर्मियां बढ़ती जाएंगी तो स्टॉल्स में बहुत ज़्यादा इजाफा होता जाएगा। इमली, आलू बुखारे का शरबत और सत्तू का शरबत, इस तरह के शरबत जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा अवेलेबल नज़र आएंगे। तो कोशिश करें कि उन शरबतों का इस्तेमाल ना करें बाहर से, उनको आप घर पे बना के ज़रूर कंज्यूम करें, क्योंकि बाहर वाले जो शरबत होते हैं उसमें वाटर की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, जिसकी वजह से आप बहुत सारी ऐसी डायरिया या इस तरह की डिजीजेस का शिकार हो जाते हैं, वाटरबोर्न डिजीजेस जो होती हैं उसका शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल, तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम उस क्वालिटी ऑफ वाटर से बचने के लिए वही शरबत अगर घर बना के इस्तेमाल करें तो हम अपने हाइड्रेशन स्टेटस को भी मेंटेन कर रहे होते हैं और हमारी क्वालिटी जो है वो भी ख़राब नहीं होती और हम मुश्किलात से भी बच जाते हैं। अच्छा, लेमनेड जिसको स्किंजबीन कहा जाता है हमारे घरों में, उसका इस्तेमाल कितना अच्छा है? मतलब उसमें तो सिर्फ पानी और लीमू का ही इस्तेमाल किया जाता है, या कोई कोई उसमें चीनी भी डाल देता है, तो क्या उससे भी हमारे पानी की जो रिक्वायरमेंट है पूरी हो जाती है? उसके अलावा भी हमें पानी पीना है? बिल्कुल। अच्छा, ऐसे होता है कि लेमन वाटर को अगर आप लेमन वाटर ही इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें आप चीनी इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो वो आपकी सेहत के लिए ठीक है, क्योंकि हम ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए हम ज़रूर उनको लेमन रिकमेंड कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप उसमें शुगर्स डाल के प्रॉपर स्किंजबीन बना के इस्तेमाल करें तो वो अपने टेस्ट के लिए और फ्लेवर के लिए ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन ज़रूर ये मत सोचें कि इससे आपका हाइड्रेशन स्टेटस जो है वो किसी ना किसी तरह से मेंटेन हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं होता। अगेन उसमें वाइट शुगर्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी से वाटर को बाहर निकाल देती हैं, जैसे कि हमने बात की कि वो डायरेटिक्स होते हैं, पेशाब आवर होते हैं, बॉडी से यूरिनेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा करवा देते हैं, जिसकी वजह से हमें इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बस फ्लेवर के लिए आप ज़रूर इस्तेमाल करें अगर आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग रमज़ान में और इस तरह की चीज़ों में इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी के साथ रमज़ान क्योंकि आने वाला है तो रमज़ान की थोड़ी सी बात कर लीजिए। ऑब्वियसली हम पूरा दिन पानी नहीं पी रहे होते, हमारे पास पानी पीने का टाइम इफ्तारी के बाद से लेकर सहरी तक ही होता है, तो कोशिश करें कि उसमें अपनी वाटर क्वांटिटी जो है वो ज़रूर पूरी करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इफ्तारी में इतना पानी पीकर बैठ जाते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं अब हमसे तो कुछ नहीं होगा या इस तरह से, तो उसको आपको ज़रूर मैनेज करना चाहिए। आप कोशिश करें कि अगर इफ्तारी में आप किसी न किसी किस्म का शरबत इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो इफ्तारी के बाद से लेकर सहरी तक पानी को पानी की शक्ल में ज़रूर इस्तेमाल करें। हमारा बहुत से लोग हैं, मतलब उनको प्यास इतनी लगी हुई होती है कि वो 1-2 गिलास से ज़्यादा भी, मतलब पूरी पूरी बॉटल भी एक ही टाइम पे पी लेते हैं, बैठे बैठे ही पी लेते हैं, तो वो क्या ठीक है या वो फ़ायदा ही नहीं है? वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगा और उसके बाद वो एक्सक्रीट हो जाएगा? नहीं, उसका किसी न किसी हद तक फ़ायदा होता है कि पूरे हम दिन में गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि हम डिहाइड्रेटेड हो चुके होते हैं, बहुत ज़्यादा पानी जो है वो बॉडी से बाहर निकल चुका होता है। लेकिन अगर आप एकदम से इतना पानी
अंदर लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली किडनीज भी इफेक्ट होंगी, क्योंकि हम लोग पूरा दिन प्यास नहीं और एकदम से हम उस पर बहुत ज़्यादा लोड डाल देंगे तो वो भी ठीक बात नहीं है। आप ग्रेजुअली पानी को कंज्यूम करते रहें, एक गिलास पी लें, घंटे बाद आप दोबारा याद कर लें, इस तरह से अगर आप इसको लेंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ठीक है जी। डॉक्टर हमाला खान क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद थी और पानी के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे कि इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं और किस तरह इसका इनटेक हम लोगों ने करना है। डॉक्टर हमाला, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आएँ। और यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं सियासी गर्मा गर्मी की। तो शहर में इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और जिसका आगाज़ कल इमरान खान की क़यादत में ज़मान पार्क से निकलने वाली रैली से हुआ है। रैली मुख्तलिफ शाहराहों से होते हुए दाता दरबार उसको पहुंचना था, ताहम साबिक वज़ीर आज़म ने दाता दरबार पहुंचने से पहले ही खिताब कर दिया। उन्होंने इतवार को दिन 2 बजे मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने का ऐलान किया है और सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए इमरान खान गाड़ी से बाहर तो नहीं आए, अलबत्ता अंदर बैठे हुए ही उन्होंने खिताब किया और इस मौके पर कारकुनान की बड़ी तादाद रैली के साथ उस वक्त मौजूद थी और खिताब के बाद इमरान खान वापस ज़मान पार्क पहुंचे। जबकि दूसरी जानिब खातून जज को धमकाने और तोशाखाना केस में अदम पेशी पर इस्लामाबाद की 2 अदालतों ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के 2 नाकाबिले ज़मानत वारंट्स गिरफ्तारी भी जारी किए हैं और जिसके बाद इस्लामाबाद पुलिस की टीम गिरफ्तारी के लिए लाहौर पहुंच चुकी है। और बताया ये जा रहा है कि इस्लामाबाद पुलिस की आज ज़मान पार्क आमद भी मुतवक्की है, जिसमें पंजाब पुलिस की मुआवनत भी शामिल होगी। तो गिरफ्तारी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, खान साहब इस मर्तबा भी अदालतों का सामना करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। कल रैली के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं जनाब, जिसकी फुटेजेस भी आप टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देख रहे हैं कि किस तरह एक जमे गफ़ीर था कल इस रैली में जो निकाली गई है। पहली रैली निकाली गई है, इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। कल इमरान खान की तरफ से बाकायदा तौर पर 2 बजे का टाइम दिया गया था जनाब इस रैली का, जो कि ज़मान पार्क से निकलनी थी और इसकी क़यादत ख़ुद इमरान खान ने की और जिसमें कारकुनान की तादाद आप देख सकते हैं कि किस तरह हज़ारों की तादाद में कल कारकुनान उस रैली में मौजूद थे। नारेबाजी भी की गई और इमरान खान की तरफ से ख़िताब भी कल किया गया, लेकिन वो उस गाड़ी में ही मौजूद रहे और गाड़ी में बैठे बैठे ही उन्होंने कारकुनान से ख़िताब भी किया। दूसरी ये भी खबर है कि जनाब पंजाब में आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज़ भी है। लाहौर के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो लाहौर की 30 नशस्तों के लिए 64 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी अपने जमा करा दिए हैं और लाहौर में 1451 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए हैं। तो इस पर भी मज़ीद डिटेल में गुफ्तगू करेंगे कि जनाब मज़ीद कितने लोग हैं जिन्होंने आज कागजात नामजदगी जमा कराने हैं, नून लीग की तरफ से कौन कौन लोग हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी। और दूसरा जनाब हमजा शहबाज के हवाले से भी खबर ये मौसूल हो रही है कि वो उम्रे की अदायगी के बाद वतन वापस आ चुके हैं। तो तमाम तर डिटेल्स ले लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ दुनिया मीडिया ग्रुप हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा कल की रैली से ही गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। कल की रैली के हवाले से क्या कहेंगे आप? हमने देखा कि एक जमे गफ़ीर था कल की रैली में इमरान खान के साथ, और क्या वो अपने टाइम पर ख़त्म हो गई थी जो कि 5 साढ़े 5 का जो टाइम दिया गया था इंतज़ामिया की तरफ से? देखिए, जो रैलियाँ होती हैं, ये जो हल्फनामे दिए जाती हैं, ये बुनियादी तौर पर सिर्फ इंतजामिया के साथ एक ताउन करने की यकीन दहानी करवाई जाती है, लेकिन कभी भी कोई भी रैली या जलसा अपने मुकर्ररा वक्त पर खत्म नहीं हुआ। और ख़ास तौर पर ये इंतखाबी रैली का आगाज़ था, इंतखाबी रैली थी
और इसमें वो यही अपनी ले सकते हैं तरीके इंसाफ वाले कि हम तो निकले थे लेकिन रास्ता क्लियर ना मिला जिसकी वजह से ताख़ीर होगी, तो इसमें कोई राय नहीं है। अक्सर रैलियाँ जो है वो कई जो है वो घंटों तक बाद में भी जो है वो ख़त्म होती है। और दूसरी जानिब अगर ये देखा जाए कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो रैली थी ये बुनियादी तौर पर दो दफ़ा मनसूख की गई, जिसमें दफ़ा 144 का नफाज जो है वो किया गया और फिर के रुकावटें खड़ी की गई। इसके बावजूद भी एक प्रेशर डेवलप किया गया हुकूमत की तरफ से, या ये कहा जा सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए इंतजामिया की जानिब से, लेकिन इसके बावजूद भी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में जो कर रैली दिखी, ये एक ज़बरदस्त रैली थी। और मैं ये समझता हूँ कि कल ज़िले इंतजामिया की जानिब से तमाम रुकावटें लगा के रास्ते ब्लॉक कर दिए गए थे, और दूसरा उन्होंने लोगों को जो दूसरी जगह से आ रहे थे उनको भी दाखिला बंद कर दिया था। इसके बावजूद अगर इतनी बड़ी तादाद इस रैली में पहुंची है तो इसका मतलब है कि वो रैली कामयाब हो गई। आप देखिए कि जब गरी शाह पहुंचे तो वहाँ पर भी एक भरपूर तरीके से इस्तकबाल हुआ, फिर रेलवे स्टेशन, फिर दो मोरिया पुल, फिर उसके बाद आगे ये चीजें चलती चली गई। मैं भी कल क्योंकि ये कवर करता रहा हूँ और देखा है कि वहाँ पे भरपूर तरीके से इमरान खान का अवाम ने इस्तकबाल किया, तो ये तो अब आगाज हो चुका है। अब तो कह सकते हैं हसन की पहली रैली जो है वो सक्सेसफुल रही है कल की? देखिए मैं समझता हूँ कि बहुत सक्सेसफुल रही है। अच्छा। जो क्रिएट किए गए, फिर उसके बाद इमरान खान के खिलाफ केसेस थे उनको ये धमकियां दी जा रही थी कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खातून जज का केस था, तोशा खाना केस था जिसमें नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं, खातून जज केस में कल जारी किए गए जो कि इमरान खान ने नाकाबिल जमानत वाली गिरफ्तारी में जारी कर दिया है। फिर इसी तरह कल अगर देखा जाए तो तोशा खाना के जो वारंट गिरफ्तारी जो है मुअत्तल किए गए थे उसको कल दोबारा बहाल कर दिया। इस्लामाबाद की पुलिस रैली निकलने से कबल ही लाहौर में जो है वो पहुंची, इस तरह की इतलात सामने आई। तो इसके बावजूद भी बड़ी रैली दिखी कि वो पुलिस नोटिस मसूल तक कराने ना सकती कि हमें वहाँ से वारंट गिरफ्तारी आपसे मिले है तो हम आपको नोटिस मसूल कराते हैं, या वहाँ पे जो ये हरबा क्रिएट किया जा रहा था। अलबत्ता ये इतला जरूर है कि एक दफ़ा पुलिस जो है वो आज वो नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी लेकर इमरान खान की रिहाइश जरूर जाएगी, और ये इतलात आ रही है कि वो जाएंगे। कोई जो है वो गिरफ्तारी की इतनी ज्यादा कोशिश नहीं की जाएगी, सिर्फ उनको गिरफ्तारी के वारंट जो है वो दिखाए जाएंगे जितना पहले हुआ था, और वहाँ पर दिखाने के बाद जो है वो चले जाएंगे। और अगर उनको कोई जवाब नहीं मिलता तो फिर ये जो है वो जितना पहले मुकदमा दर्ज हो चुका था एक और जो है वो पर्चा दर्ज हो जाएगा कि इन्होंने कोई गिरफ्तारी नहीं दी और इससे मुदाखलत की। पहले वो ये होगा कि सरकारी फाइल का पेट भर जाएगा एक और FIR लगा के। पहले उनके 74-76 के करीब उनके खिलाफ FIR हैं, तो ये सियासी तारीख है कि FIR की भी मुकदमा की भी, तो इसमें कोई वो चीज़ नहीं है। सियासी तौर पे मुकदमा दर्ज होते हैं, और अब इमरान खान साहब को भी ये है कि वो अदालतों में जो है कमातों की सतह का वो बरामद करते हैं। अलबत्ता मामला जो है वो काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है। सियासत जो है वो जहाँ पर काफी गर्मा गर्मी भी देखने को मिल रही है, वहाँ पर पुरतशद्दुद भी होती चली जा रही है। आप देखिए कि आज क्योंकि इन्होंने मेंबरान पंजाब असेंबली के हवाले से जो इंतखाबात होने हैं उसके हवाले से तमाम ने अपने कागजात जमा करवाने हैं, उसके हवाले से भी कुछ फैसले हुए हैं। तमाम पार्टियों की जानिब से भी जो है वो इजलास किए जा रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा एक जो है वो काम होने जा रहा है। तो आज भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी जो है वो 3 अलग अलग इजलास बुलाए हुए हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन में अगर देखा जाए तो निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी भी शरीक होंगे, और दफ़ा 144 से मुतल्लिक एक होगा कि उस पर क्या इन्होंने एक्शन लेते हैं। फिर दूसरा गवर्नर पंजाब के हवाले से है, फिर तीसरा स्टेक होल्डर से मुशावरत जो है वो होगी। यानी मुख्तलिफ इजलास वहाँ पर भी किए जा रहे हैं, सियासी जमातों में भी किए जा रहे हैं। और ऐसा अब देखते हैं कि तरीके इंसाफ ने तो रैली निकाली, वो तो सोमवार को जलसा भी करने जा रहे हैं और भरपूर तरीके से वो अपना जलसा करने का ऐलान कर चुके हैं। तो क्या मुस्लिम लीग नून की भी इस तरह की रैली निकलेगी, हमें देखने को मिलेगी? क्या वो बंद कमरों में ही जलसे करेंगे? हमें तो अब आज तक जितने भी हमने देखे वो बंद कमरों और हॉल में ही जलसे देखे, जिसमें बहुत कम तादाद थी। इससे अंदाजा होता है कि एक जमात जो है वो इंतखाबी रैली का आगाज कर चुकी है, और दूसरी इंतखाबी रैली का आगाज करने का दावा तो कर रही है, लेकिन उस हद तक जो है वो अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा।
अच्छा, कल हसन हमने देखा कि 25 शराइत पर ये मबनी हलफनामा था जिसके ऊपर दस्तखत किए गए और उसके बाद इन्हें इजाज़त मिली थी कि ये रैली निकाल सकते हैं। तो शराइत पर अमल दरामद किया गया। दूसरा हमने देखा कि जो टाइम था 5 साढ़े 5 बजे का टाइम था कि इख्तिताम पजीर होगी ये रैली, लेकिन वो 7:30 8 बजे तक चला गया था खिताब इमरान खान साहब का। उसके बाद ये रैली जो है वापस आई थी। तो क्या ज़िले इंतज़ामिया उसके बाद उन्होंने कोई टेक ओवर किया या कोई हरकत में आई? मेरा नहीं ख्याल कि जिले इंतजामिया कोई इस पर एक्शन लेगी या अच्छा। कोई चीज दिखाई दी है, क्योंकि कल उनको भी अंदाजा था कि जिस तरीके से काफिला जो है वो जो इमरान खान का कार्रवाई था वो किस स्पीड से जो है वो अपनी जो उनकी पोजीशन थी उस पर गामजन था, क्योंकि एक बड़ी तादाद थी। या तो ये होता है कि रास्ते क्लियर होते हैं, पूरी तौर पर वो इमरान खान पहुंच जाते हैं या रैली लेकर निकल जाते, लेकिन रास्ते में आवाम इतनी थी, रास्ते ब्लॉक थे, तो कहाँ से 5:30 बजे तक पहुंच सकते थे। तो इस वजह से जिले इंतजामिया को भी ये चीज का अंदाजा है। कल इस हवाले से जब मेरी रात को बात हुई तो उन्होंने उनका ये मौक़िफ़ सामने आया था कि ये सिर्फ एक हल्फनामा होता है ताकि जितना हो सके उस पर अमल दरामद किया जा सके। कोई एक दो ऐसे नकात होते हैं जिस पर अमल दरामद नहीं भी हो सकता तो हम उस पर गुंजाइश रखते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल उस पर कोई जिला इंतजामिया कोई एक्शन लेगी या कोई मुकदमा वगैरह दर्ज करेगी। अगर मुकदमा दर्ज कर भी ले तो आप देखिए परसों कभी एक इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, सियासी जमातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने सियासी मुकदमा दर्ज होते हैं। आज जहाँ पर बिल्कुल लीगैलिटी के केसेज हो वो तो आपको एक दो ही मिलेंगे, अदरवाइज ये कैसे हो सकता है कि आप पेशी पर जाए, आप पर मुगद्दारी का मुकदमा दर्ज हो जाता है 140 हो। इसी तरह कई ऐसे केसेज हैं जिन पर आप गए नहीं होते, आपका नाम दर्ज के आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो ये सियासत में सियासी तारीख है कि मुकदमे दर्ज होते रहते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर इसके साथ साथ जो सबसे अहम चीज है कि क्या इमरान खान साहब जो कल जलसा उन्होंने ऐलान किया है मीनार पाकिस्तान में, वो वहाँ पर कितनी बड़ी तादाद ला सकेंगे, क्या वो कामयाब हो सकेगा? क्योंकि अवाम को इमरान खान ने थका दिया है कि मैं आज जलसा रैली निकालूंगा, आज फ्लाट जलसा निकालूंगा, आज वहाँ जाना है, जमात के बाद डेरे लगेंगे। तो क्या जो मीनार पाकिस्तान जलसा होगा उसके लिए अवाम तैयार होगी? उसके लिए जो है वो तरीके के कारकुनान मौजूद होंगे, उनके रहनुमा मौजूद होंगे। मुझे ये लगता है कि अभी तक टिकट का ऐलान नहीं किया। हो सकता है कि तमाम जितने भी उम्मीदवार हैं टिकट लेने के लिए वो तमाम के तमाम पूरे पंजाब से या टिकट देने के यहाँ पर पहुंचे ताकि इसकी जनता कामयाब हो जाएगा। और उसकी दूसरी जो है वो हाजिरी अपने लिए बनाई जाएगी कि अगर एक शख्स अगर 100 बंदा भी लेकर आता है तो सबसे बड़ी तादाद जो है वो मीनार पाकिस्तान में देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी तक कोई इंसाफ ने बल्कि किसी भी जमात ने टिकट का ऐलान नहीं किया। अच्छा, दूसरा हसन मुझे ये बताइएगा कि आज कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी डेट भी है, तो थोड़ी सी इसके हवाले से अपडेट हमें दे दें और हमारे देखने वालों को कितने लोगों ने जमा करवा दिए हैं कागजात और कितने लोग रह गए हैं और कौन कौन जो है वो करवा रहा है इसमें कागजात जमा। देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के नवाब भी मौजूद है, उनका भी नाम शामिल किया गया, जिसमें शाह कुरैशी वगैरह उनको भी कहा गया कि वो भी जो है वो कागजात नामजदगी जमा कराए। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ रहनुमा दूसरा उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम के तमाम अफराद ने उनको कह दिया है कि वो जो है वो नशिस्तों का कागजात नामजदगी जमा करा। लाहौर की 30 नशिस्तों के लिए 1451 उम्मीदवारों को कागजात की नामजदगी जारी हुए हैं, जो कागजात नामजदगी, और पंजाब की 297 नशिस्तों की कागजात नामजदगी हासिल करने जमा कराने का सिलसिला भी जारी है और 2 दिनों में तकरीबन आप 1451 के करीब लगा लें। तो इसी तरह अगर आप आगे आते हैं तो इलेक्शन कमीशन 15 मार्च तक जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाने वालों की जो जितने भी होंगी वो फरिश्त बाकायदा तौर पर जारी कर देगा। अभी तक तो ये चीजें जो है वो की जा रही है, मामला चल रहा है, तो ये देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में कौन कौन सी शख्सियात जो है वो। ठीक है, और अभी अपने टॉपिक के ऊपर दोबारा से बात कर लेते हैं। सियासत के हवाले से हम इससे पहले बात कर रहे थे कि जनाब कल जो PTI ने रैली निकाली है और अहम शाहराहों का उन्होंने वो रैली लेकर गए, दाता दरबार तक वो रैली गई और वहाँ पर फिर इमरान खान साहब ने खिताब भी किया और उस खिताब में उन्होंने कहा है कि जनाब इतवार को दिन 2 बजे ऐलान उनकी तरफ से किया गया है कि मीनार पाकिस्तान पर
जलसा किया जाएगा। और कल की अगर रैली के हवाले से बात की जाए तो बताया यही जा रहा है कि बड़ी सक्सेसफुल रही है, क्योंकि जो पीटीआई के कारकुनान थे बड़ी तादाद में कल की रैली में मौजूद रहे और जहाँ जहाँ से गुजरते गए बहुत सारे जो शहरी हैं ख़ास करके उन्हें कल की रैली की वजह से मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, बिकॉज़ बहुत सारी शाहराहों को बंद कर दिया गया था। जिन जिन शाहराहों से उस रैली ने गुजरना था वहाँ पर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हर चीज़ को बंद कर दिया गया था। मार्केटें कल उन शाहराहों पर बंद कर दी गई थी ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। और ये फुटेजेस भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, कल की रैली की ये फुटेजेस हैं कि कितनी बड़ी तादाद जनाब कारकुनान की कल की रैली में मौजूद थी। और कल के हवाले से ही बात कर ली जाए तो जनाब एक बड़ी तादाद रैली में कल शिरकत थी पीटीआई के रहनुमाओं की और कारकुनान की भी। और अगला जलसा जो है वो मीनार पाकिस्तान दिन 2 बजे करने का ऐलान किया गया है। और कल जनाब जो एक और डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में हम बात भी कर रहे थे कि खातून जज को धमकाने और तोशा खाना केस में अदम पेशी पर इस्लामाबाद की 2 अदालतों ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के 2 नाकाबिले वारंट्स गिरफ्तारी भी जारी किए हैं, कल जारी किए हैं, जिसके बाद हमने देखा कि इस्लामाबाद पुलिस की टीम जो थी वो गिरफ्तारी के लिए लाहौर पहुंच गई थी कल। और इस्लामाबाद पुलिस की आज जमान पार्क आमद भी मुतवक्के है जिसमें पंजाब पुलिस की मुआवनत भी शामिल होगी। गिरफ्तारी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, खान साहब इस मर्तबा भी अदालतों का सामना करेंगे या नहीं करेंगे, ये आज के दिन ही पता चलेगा जब इस्लामाबाद पुलिस की जब टीम जमान पार्क पहुंचेगी और वहाँ पे जो नोटिस है, जो वारंट गिरफ्तारी है, जब वो दिए जाएंगे इमरान खान साहब को, वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इसका अभी कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, ना ही इसके बारे में बात की जा सकती है। लेकिन आज भी अहम दिन है, अहम डेवलपमेंट्स होने जाएंगी। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जनाब शहर में इलेक्शन की तैयारियां भी इस वक्त शुरू हो चुकी हैं और रैलीज़ का भी इनकाद किया जा चुका है और आज कागजात नामजदगी जमा कराना का भी आखिरी रोज़ बताया जा रहा है। पंजाब में आम इंतखाबात के हवाले से आज आखिरी रोज़ बताया जा रहा है कि कागजात नामजदगी आज के दिन आप जमा करवा सकते हैं। लाहौर के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो लाहौर की 30 नशिस्तों के लिए 64 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं और लाहौर में 1451 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी हासिल किए हैं। और हमने कल देखा कि जनाब रैली के हवाले से कुछ और बात कर ली जाए तो परसों जब इन्हें इजाज़त मिली है 25 शराइत पर मशरूत ये हलफनामा था जिसके ऊपर दस्तखत करके और इनको इजाज़त मिली है कि जनाब वो रैली निकाल सकते हैं। इससे पहले 2 दफ़ा ये जो रैली थी ये मनसूख कर दी गई थी और कल जो ये रैली है ये बड़ी सक्सेसफुल रही है। मज़ीद बात कर लेते हैं जनाब, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो इस वक्त लाहौर में ही मौजूद है, तो क्या गिरफ़्तारी मुतवक्के है आज और क्या हो सकती है गिरफ़्तारी, इस हवाले से बात कर लेते हैं। अयाज़ अमीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अयाज़ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अयाज़ साहब, इस्लामाबाद पुलिस जो है वो लाहौर में मौजूद है और पंजाब पुलिस की भी मुआवनत इसमें शामिल होगी आज जब वो जमान पार्क जाएंगे, तो क्या कहेंगे, क्या गिरफ़्तारी हो सकती है आज इमरान खान साहब की, क्योंकि 2 वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं कल? देखिए, उनके खिलाफ केसेस तो बहुत हैं और हुकूमत चाहेगी कि वो कहीं किसी चीज के आड़े आ जाए। अच्छा। मुमकिन हो पाएगी या नहीं वो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वहाँ पे वो जमान पार्क के इर्द गिर्द खास तौर पे जो कैनाल बैंक रोड है वहाँ पे बहुत भारी तादाद में पीटीआई के वर्कर्स जो है उन्होंने खैमा बस्ती अपनी वहाँ बनाई हुई है। तो ये मुझे नहीं पता कि वो कर पाएंगे या नहीं, या करें, या इरादा क्या है, कितनी नीयत से आए हैं। लेकिन जो हम सुन रहे हैं वो तो यही तासुर मिलता है कि हुकूमत चाहेगी कि किसी न किसी तरीके से वो कहीं फंसे और कहीं
पाबंद हो सके, इतना ही मैं कह सकता हूँ। अच्छा, दूसरा अयाज साहब, हमने देखा कि पीडीएम जब आई थी तो उन्होंने ये कहा था कि हम इकट्ठे ही इलेक्शन लड़ेंगे, और जैसे जैसे अब देख रहे हैं हम कि इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं तो इत्तेहाद कहीं ना कहीं इसके अंदर हम देख रहे हैं कि कमज़ोरी पैदा हो रही है। और नून लीग ने अब कहा है कि जनाब हम अलग से जो है वो सीट्स पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा करेंगे। पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा गया है कि हम अलग से जनाब अपने निशान पर, तीर के निशान पर ही जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो क्या कहेंगे कि इत्तेहाद अब टूटने जा रहा है क्या? नहीं, इत्तेहाद टूटे ना टूटे, पहले तो बात यह है कि ये सारे जो हैं इलेक्शन के लिए तैयार भी हैं या नहीं, ये कराएंगे या नहीं कराएंगे। अच्छा, अभी तक जो है उसके ऊपर बादल जो है मुंडला रहे हैं इलेक्शन के प्रोस्पेक्ट पे, क्योंकि अगर ये सीधा इन्होंने कराना होता तो सारी पाबंदियां, ये गिरफ्तारी की कोशिश, 144 लग रही है नहीं लग रही, रैली की इजाजत मिल रही है नहीं मिल रही, इस कैफियत में फिर हुकूमत ना होती। लगता तो ये है कि हुकूमत भी बिल्कुल कंफ्यूज्ड है, सरकार जो है उसको पता नहीं क्या करना चाहती है। एक चीज पता है कि वो चाहते हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से इमरान खान को किसी कोने में हम बंद कर दें और महदूद कर दें, और उसकी कोई एक्टिविटी, इतना तो हमें समझ आ रही है। बाकी पहले वो इलेक्शन जो है वो यकीनी हो जाए कि उस तरफ जा रहे हैं। ये बात की बात है कि पीपल्स पार्टी अलहदा करती है या पीडीएम इकट्ठा करती है या जो मर्जी करती है, फिलहाल तो ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी कम से कम ये कह रही है कि हम इंतखाबात करेंगे। अच्छा, जो भागने की जो बातें हैं वो तो नून लीग कर रही है, लेकिन नून लीग की तरफ से भी अयाज साहब तैयारियां इस वक्त चल रही हैं, इजलास हो रहे हैं, हमने देखा है कि रोजाना की बुनियाद पर मीटिंग्स भी चल रही हैं, तो फिर भी क्या इबहम मौजूद है कि इलेक्शन नहीं होंगे? नहीं, ये साथ अगर ये जो तैयारियां हैं वो बामरे मजबूरी कर रहे हैं, जो अच्छा, मीटिंग्स वगैरह कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जी पहले पता नहीं कौन से केस निपटाए जाए, पहले कौन से इंसाफ के तराजू जो हैं वो सामने मुट्ठी में जो है वो देखे जाए, तो इलेक्शनों को फिर होना चाहिए। मरियम नवाज यही नहीं कह रही रोजाना की बुनियाद पे कि जी पहले ये होना चाहिए, पहले ये होना चाहिए, जिससे तासुर मिलता है कि वो राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं। ये तासुर नून लीग की हरकत और सिकनात और उनके बयानात से मिलता है। अच्छा, दूसरा अयाज साहब, हमने ये भी देखा है कि मरियम बीबी जो है वो बहुत ज़्यादा ये कह रही हैं कि मुल्क को ज़रूरत है नवाज शरीफ की, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे कि अब वो क्या वापस आ रहे हैं? इससे ये भी क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, कि इलेक्शन की मुहिम जो है और उस कैंपेन को वो चलाएंगे? ये तो आप नून लीग वालों से पूछें। और आपका एनालिसिस अयाज साहब, आपका एनालिसिस क्या कहता है? नहीं, मैं उनसे पूछें, ये वो तो वहाँ डटे हुए हैं, वहाँ पे लंदन में कोई तैयारी है उनकी वापस आने की या कोई कह रहे हैं? वो एक अदालत से सजा याफ्ता है और अदालत से भागे हुए हैं, मतलब उनको कोई इजाजत नहीं मिली हुई कि आप लंदन में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रहें, तो वो अदालत के टेक्निकली कानूनी तौर पे भगोड़े हैं वो। तो उन्होंने आ रहे हैं नहीं आ रहे, वो तो नून लीग से पूछना चाहिए, भाई बताएं तो से। कोई भी वाजे नहीं कह रहा, ये कह देते हैं जी आएंगे जरूर आएंगे, कब आएंगे किसी को नहीं पता। अच्छा, दूसरा अयाज साहब, तोशा खाना के हवाले से क्या कहेंगे? पहले हमें सुनने में आता था इमरान खान साहब के हवाले से कि घड़ी चोर के नाम से उन्हें पुकारा जाता था। अब तो कालीन भी लिए गए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें लिए गई हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? नहीं, पहले तो एक वो घड़ी का वो कह रहे थे, अब जो डिटेल सारे नजर आए हैं तो, और ये भी सिर्फ 2001 या 2002 से लेके अब तक हैं। किसी ने बुलेट प्रूफ गाड़ी ली हुई है, शरीफों ने गाड़ियां ली हैं, जरदारी साहब ने बुलेट प्रूफ गाड़ी ली है, पता नहीं तो वो बेचारी घड़ी तो इनके सामने कुछ भी नहीं रह जाती। वो पाइनएप्पल के डब्बे तक नहीं छोड़े है जी, पाइनएप्पल के डब्बे तक नहीं छोड़े।
नहीं, पाइनएप्पल जो है वो उस पे आप ज्यादा नहीं कह सकते। अगर सिर्फ पाइनएप्पल लिया है मरियम बीबी ने, क्या वो तो फिर ज़ौक़ का इजहार है। कम से कम वो पाइनएप्पल है तो ठीक है, वो ले लिया। पर वो आप वो फहरिस्त तो देखो नहीं, सिर्फ 2001 तक है। जी जी। इनका इक़्तिदार का जो है वो मुद्दत वो तो बहुत पहले से है। तो वहां से अगर आप सन 85 या 88 से करें तो पता नहीं क्या कुछ कौन से राज जो है वो अफशा होंगे। तो घड़ी तो बेचारी बेमानी सी रह गई है। वो जो एक घड़ी करते थे, ये तो सारा कथा चिट्ठा जो वो सामने आ गया सारों। बिल्कुल ऐसे अयाज साहब, मरियम बीबी तो पाइनएप्पल खाएं और महंगाई इतनी हो चुकी है कि गरीब आदमी एप्पल भी नहीं खा सकता है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अयाज अमीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तज्जियाकार हैं। सर आपके एनालिसिस का बहुत शुक्रिया। ये सारी जनाब सिचुएशन थी सियासत की जिस पर बात की। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं। सेगमेंट हमारा इल्म की दुनिया, जिसमें हम तलबा या तालीमी निज़ाम को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट मेहमान होते हैं वो हमारी बेहतर रहनुमाई करते हैं। तो जनाब इम्तिहान देने का अमल किसी भी स्टूडेंट के तालीम हासिल करने के सफ़र का एक अहम पहलू होता है और ये बात भी अपनी जगह अहम है कि इम्तिहानात की तैयारी करना इतना आसान नहीं है जितना बाज़ाहिर लगता है हमें। बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो एग्ज़ाम के सही तरीक़ेकार से मुतालिक जुस्तजू में लगे रहते हैं कि इम्तिहान हमने कैसे देने हैं, या जो एग्ज़ाम डेज़ होते हैं ना उसमें एक खौफ तारी होता है, एंजाइटी हो रही होती है, बेचैनी हो रही होती है, अदम एतमादी का शिकार हम स्टूडेंट्स हो जाते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए और कौन कौन सी ऐसी टिप्स होनी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए कि वो अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सके। और दूसरा जनाब रमज़ान की आमद है और पॉलिसी ये बनाई गई है कि रमज़ान में, क्योंकि आपको पता है गर्मी शदीद गर्मी बढ़ जाती है और रमज़ान के एंड पे बच्चों के एग्ज़ाम्स रख दिए गए हैं, मैट्रिक के एग्ज़ाम्स रख दिए गए हैं। तो जनाब ये बहुत बड़ा टास्क है, शदीद गर्मी है, रमज़ान भी होंगे, बच्चों ने रोज़े भी रखे होंगे और उसके बाद वो एग्ज़ाम्स भी देने जाएंगे। तो इम्तिहान देने वालों के लिए भी ये एक इम्तिहान है और इम्तिहान लेने वालों के लिए भी ये एक इम्तिहान साबित होगा। तो पॉलिसीज़ के हवाले से भी बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त रज़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मलीहा समी हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जो रज़ा रहमान साहब माहिर तालीम है और मलीहा कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट और माहिर तालीम है। मलीहा आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, रज़ा साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। रज़ा साहब सबसे पहले तो आपकी तरफ आना चाहूँगी। एक तो बच्चों पर ऑलरेडी बड़ा तालीम का प्रेशर है, दूसरा एग्ज़ाम्स रमज़ान में रख दिए गए हैं, गर्मी इतनी है, लाइट का आपको पता होती नहीं है और जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं वहाँ पे ना पंखे ना एसी ना ऐसी कोई चीज़ होती है। तो ये पॉलिसीज़ बनाते हुए इन चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखते हैं ये लोग। मैट्रिक जो है ना वो टर्निंग पॉइंट होता है हर शख्स की लाइफ के लिए। हाँ, अगर आप पिछला पास्ट देख लें, मेरा अपना किसी का भी, तो मैट्रिक के बाद डायरेक्शन तय की जाती है कि कौन सी डायरेक्शन में जाना है। और मैट्रिक 10 साल की मेहनत के बाद बच्चा एक एग्ज़ाम देता है और एनालिसिस किया जाता है कि ये बच्चा कहाँ स्टैंड करता है। और आपने उस बच्चे के लिए इतनी मुश्किलात आगे रख दी कि अगर उसकी कोई कैपेसिटी या उसकी कैपेबिलिटी मौजूद भी है तो शायद वो परफॉर्म ना कर सके। exactly, और ये वो एक ऐसी गलती है जो उसके टीचर्स के सिर पे आ जाएगी, या आप कह लीजिए कि जिन लोगों ने पॉलिसी बनाई है ये उनकी गलती है। और इसकी सजा कौन भुगतेगा? वो बच्चा, उसके पेरेंट्स, जब उसके नतीजे सामने आएंगे। जी। तो ये पता नहीं क्या अजीबो गरीब सी पॉलिसी है। यानी कि यहाँ बाहर गुजरते हुए किसी शख्स से भी पूछ लें कि क्या रोज़ों में काम करना आसान है कि आम दिनों में आसान है, तो वो आपको बता देगा जी रोज़ों में हम जरा कम काम कर सकते हैं कि इतनी कैपेसिटी नहीं होती है। तो बच्चों की कैपेसिटी कहाँ से आएगी? ये जो लोग पॉलिसी बनाने वाले हैं उनको गौर करना पड़ेगा कि ये कौम जो है ना अब जाग चुकी है, समझ आ चुकी है, जहन बन चुके हैं। बच्चे आपकी गलतियों को कल को आइडेंटिफाई करेंगे और आपको कसूरवार ठहराएंगे। मतलब आप कसूरवार हैं। देखते हैं रज़ा साहब के रमजान आता है तो लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है, बच्चों को फैसिलिटेट किया जाता है। यहाँ पे उल्टा है, ये साहब उल्टा है। इसके साथ साथ आप ये देखें अभी मर्दमशुमारी हो रही है, हमारे जितने गवर्नमेंट स्कूल के उस्ताद कराम हैं वो उसकी ड्यूटी दे रहे हैं और बच्चों के एग्जाम सर पे खड़े हैं। बच्चे तैयारी क्या करेंगे? फिर यही वो कल्चर है ना जो एकेडमिक कल्चर को प्रमोट करता है। फिर तो गवर्नमेंट चाहती है ना कि एकेडमिक्स प्रमोट हों, लोगों की जेब पे असर पड़े, बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल के आगे चले जाएं, गवर्नमेंट स्कूल को पीछे छोड़ दें। तो फिर साजिश कौन कर रहा है गवर्नमेंट स्कूल्स के खिलाफ? तो गवर्नमेंट तो खुद अपने खिलाफ साजिश कर रही है कि हमारा सिस्टम जो एजुकेशन सिस्टम है वो कोई और जो है उसको आके
ओवरटेक कर ले, हाईजैक कर ले और हमारा जो सिस्टम जिसमें अरबों खरबों रुपया खर्च किया जाता है वो बेकार हो जाए। अच्छा, दूसरा रज़ा साहब, जब मर्दमशुमारी होती है तो सिर्फ टीचर्स को ही ज़्यादा क्यों इंगेज किया जाता है, बिजी किया जाता है? मतलब उन्होंने बच्चों को पढ़ाना भी होता है, अगर वो स्कूल नहीं जाएंगे तो बच्चे उनका आना ना आना एक ही बराबर है क्योंकि पढ़ाई नहीं वहाँ पे होगी, तो टीचर्स को ही सिर्फ इतना क्यों बिजी किया जाता है? देखें, अच्छा इसमें वैसे टीचर्स का बिजी होने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उस सूरत हाल में कि अगर आप छुट्टियों में ये काम कर लें, टीचर के पास टाइम होता है, समर वेकेशन आपके पास अवेलेबल है, आप 4-6 महीने पहले ये काम करा सकते थे। तो अगर आपने उस वक्त ये काम करा लिया होता तो आपकी इकोनॉमी पे बोझ भी ना पड़ता, आपको नए लोग अपॉइंट भी ना करने पड़ते और आपका ये काम भी हो जाता। और आज ये टीचर अपने बच्चों को अपने स्कूलों में पढ़ा रहे होते और इनके बच्चे कोई अच्छे नंबर लेके हमारे सामने आ रहे होते। ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये वही बच्चे हैं जिन्होंने कोविड को सफ़र किया है, जिन्होंने 2021 में 72 दिन स्कूल गए हैं और 2022 में 102 दिन स्कूल गए। पिछला रिजल्ट भी हमारे सामने था, पिछला रिजल्ट भी हमारे सामने था। तो अभी इन बच्चों को अगले आने वाली ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स आनी हैं वो पिछले जो जर्क्स लगे हुए हैं या जो शॉक्स लगे हुए हैं उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो मौजूद हैं। आप उनको फर्दर और ऐसी जगह धकेलते जा रहे हैं कि ये बच्चे कल किसी काम के नहीं रहेंगे और हर्डल्स क्रिएट करते जा रहे हैं उनके जो सफ़र में। अच्छा मलिहा, आप मुझे बताइए कि स्टूडेंट्स इस वक्त प्रेशराइज भी हैं कि हमने तैयारी भी करनी है क्योंकि पीछे थोड़े ही दिन रह गए एग्ज़ाम के लिए, तो क्या टिप्स देंगे कि वो किस तरह अपने एग्ज़ाम्स की वो तैयारी करें इस थोड़े से वक्त में? अच्छा, इसमें हमें ये देखना चाहिए जो करंट सिचुएशन है कि स्टूडेंट्स को फोकस करना चाहिए कि टास्क और टाइम मैनेजमेंट पे। देखें, अगर ड्यूरिंग रमज़ान है, पेपर्स आ गए हैं, तो वो एक तो ये होता है कि स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं कि हम सहरी तक जागते रहें और हम नाइट स्टडी पे चले जाएं और नाइट स्टडी करके सुबह पेपर दे के आके सो जाएं, ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी लेथार्जिक, क्योंकि उसमें आपकी जो स्लीप वेल की हम कहते हैं ना कि स्लीप वेल एंड ईट वेल, उसमें आपका ये है कि आपने जो 6 to 8 आवर्स स्लीप लेनी है उसमें से मिनिमम भी 6 आवर्स स्लीप जो है वो आपकी नाइट की रिक्वायर्ड होती है ताकि आपका माइंड फ्रेश हो। स्टूडेंट्स नीड टू फोकस ऑन देयर टाइम एंड टास्क मैनेजमेंट, ठीक है, कि किस टाइम पे हमने जो है रमज़ान के साथ पेपर्स की प्रेपरेशन कैसे करनी है। और ये जो अभी दिन है बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द रमज़ान विच इज़ क्वाइट क्लोज नाउ, इसमें वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। प्लस ये कि उनको मल्टीटास्किंग की ज़रूरत नहीं है। मैं ये देखती हूँ कि जब इंसान मल्टीटास्किंग पे चला जाता है ना, वो भी जो स्टूडेंट लाइफ में होते हैं कि मैं ये सब्जेक्ट भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, इन सब की तैयारी कर लूँ, तो वो ना एक कन्फ्यूज माइंड बनता है। माइंड शुड बी वेरी वेरी क्लियर। आप पहले एक सब्जेक्ट की तैयारी करें, जो इनिशियल पेपर्स हैं उनकी तैयारी पे फोकस करें और फिर आप आगे बाकी पेपर्स करें। मल्टीटास्किंग में जब भी आप जाते हैं ना, तो यू बिकम ए कंफ्यूज्ड माइंड इंस्टेड ऑफ हैविंग ए क्लैरिटी अबाउट व्हाट यू नीड टू डू। और आपके माइंड की फोकस रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपने प्रायोरिटी वाइज काम करना है। सबसे पहले आप प्रायोरिटीज तय करें, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट करें और थर्डली आप फिर देखें कि आप कौन से 2 या 3 सब्जेक्ट हैं जिनके पेपर्स की तैयारी आप शुरू में इनिशियल लेवल पे कर सकते हैं। मतलब अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा ये सब्जेक्ट मुझे मुश्किल लग रहा है तो वो इनिशियल स्टेजेस पे उसके लिए आप तैयारी शुरू कर दें। अब जो वक्त है वो आपका ये है कि आपने रिवीजन शुरू कर देनी। अब ये वक्त नहीं है कि आपने पूरा वो जो एक साल भर हम लोग कर रहे होते हैं और एंड पे आके हम लोग कहते हैं कि रिवीजन का टाइम नहीं है हमारे पास, तो ये रिवीजन का टाइम होता है कि जिसमें आपने रिवीजन करनी होती है। अच्छा रज़ा साहब, लास्ट ईयर भी हमने देखा कि जब मेट्रो का रिजल्ट आया था, हमने सेगमेंट 20 के ऊपर किया था कि 60% से ज़्यादा बच्चे जो फेल हुए थे मैट्रिक के इम्तिहान में। तो ये जिस तरह के अब मेजरमेंट्स लिए जा रहे हैं, जिस तरह की पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, तो इससे क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि मज़ीद इससे ज़्यादा की उम्मीद की जाए, खुदा ना खास्ता कि ऐसा हो जाए? जी बिल्कुल ये होगा, 60% से ज़्यादा आने के पूरे चांसेस हैं। उनको अब अपने आखिरी जो टेन्योर है 2 महीने उसमें टीचर से ही उनकी मुलाकात नहीं हो सकी और टीचर से वो पढ़ नहीं सके। ये तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का टाइम होता है। ये तो हमने टीचर के पास बच्चों ने आके तो अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना होता है। और कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा उसको दोबारा से रिवाइज करना होता है। तो ये तो हाईली आप कह लीजिए कि वो टाइम होता है जब टीचर और बच्चे की आपस में कोऑर्डिनेशन और बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और वो उसके बहुत ज़्यादा अच्छे असरात आते हैं। और आपने इसी टाइम में टीचर्स को बच्चों से दूर कर दिया, बच्चों को टीचर से दूर कर दिया, तो रिज़ल्ट के अच्छे आने के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है। साथ साथ ये बात ज़रूर देखनी चाहिए कि आपने जो रिज़ल्ट्स हमारे ऑन पेपर आते हैं, एक कागज़ के ऊपर आते हैं, वो तो एक रिज़ल्ट आता ही है। एक रिज़ल्ट वो होता है जो आपकी अपनी पर्सनैलिटी में आता है। वो रिज़ल्ट किधर है, उसका क्या बनेगा आपकी जो पर्सनैलिटी में आना था। ये वो हार्ड टाइम होता है जब टीचर भी उनको फोर्स करते हैं कि आपने हार्ड टाइम गुजारना है, आपने बहुत मेहनत करनी है, आपने इसको ऐसे भी सोचना है, आपने ये भी कॉन्सेप्ट समझना है। तो बच्चा जब इस मुश्किल में या इस प्रेशर में काम करता है तो बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर अपनी पर्सनैलिटी में एब्जॉर्ब कर रहा होता है। अब ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये ज़िंदगी में बहुत कम मिलती हैं। आप देखें, हमें जब कोई मुश्किल पेश आती है तो हमारी पर्सनैलिटी उसके बाद
डिफरेंट पर्सनैलिटी बन जाती है, क्योंकि हमने वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख ली होती है। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का टाइम था बच्चों को ईजी दे दिया गया, या उनके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई, या उनको इग्नोर कर दिया गया, मैं समझता हूँ ये बच्चों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। अभी जैसे मैशियत की तबाह हाली का जिक्र हो रहा था ना, हमारी इल्मी तबाह हाली भी हो चुकी है। बहुत बुरा और अफसोसनाक से दिल से कहना पड़ रहा है कि हम कोई अपने बच्चों को अच्छा तालीम की तरफ नहीं धकेल रहे, या इनको अच्छे फ्यूचर की तरफ नहीं धकेल रहे, तालीमी निज़ाम नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी नहीं। और फिर बच्चे ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जा रहे हैं। वो ज़्यादातर टाइम आप देखें सोशल मीडिया पे ज़ाया करने लग गए हैं, यूट्यूब्स और मुख्तलिफ रील्स बनाने लग गए हैं। आजकल की जनरेशन जी का इंटरेस्ट ही एक्चुअली ये है, दे वांट टू सेल देमसेल्फ। उनका ये है कि हम अपने आप को सेल करें, ब्रांड बनाएं, मतलब वो सारी मोटिवेशन उनकी उस तरफ चली गई है। इवन वो कहीं भी जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, दे स्टार्ट इंडल्जिंग देमसेल्फ इन रील्स एंड मेकिंग वीडियोस फॉर देयर चैनल्स। तो बेसिकली तो आपने तमाम को मॉडल्स बना दिया, तमाम को होस्ट बना दिया, तो उनमें से जो नॉलेज सीकिंग का एस्पेक्ट था ना, अनफॉर्चुनेटली वो निकल गया। अब वो बुक्स नहीं पढ़ रहे, बुक रीडिंग जितनी एसेंशियल थी, मैंने इस जनरेशन में वो देख लें 10% इंटरेस्ट रह गया। आपकी लाइब्रेरीज हैं बट नोबडी wants to go over there। वो गूगल पे चले जाते हैं, वो सब कुछ वहाँ से उठा के ग्रामरली पे लगा के सारी करेक्शंस कर लेते हैं। थिंग्स आर गेटिंग वेरी वेरी वेल एडवांस। और अब जो अभी हम बात भी कर रहे थे रजा साहब से, मलिहा कि कसूर किसका है फिर कि वो छोटी एज में बच्चों को गैजेट्स दे देते हैं, मोबाइल फ़ोन्स दे देते हैं। हमारे तालीमी निज़ाम का है कि वो बेहतर तरीके से उनकी तालीमी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं कर रहा, या हमारे मुआशरे का है कि वहाँ पे इस चीज़ को अजीब नहीं समझा जाता कि एक छोटे बच्चे के पास एक फ़ोन होगा। देखें टेक्नोलॉजी तो आएगी, टेक्नोलॉजी तो अभी 20 ईयर्स के बाद और एडवांस हो जाएगी, ठीक है। टेक्नोलॉजी के साथ चलना बहुत ज़रूरी है इस जनरेशन का, क्योंकि वैसे भी आप देखें जो हमारे नॉन स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि अपने बच्चों को अपने से आगे 20 ईयर्स आगे की एजुकेशन दें, ठीक है, क्योंकि वो आपके दौर के लिए पैदा नहीं हुए, वो एक अलग दौर के लिए पैदा हुए हैं। दिस इज़ गुड दैट दे हैव अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना और उसमें लेयर एक समथिंग डिफरेंट है। सोशल मीडिया से आप लेयर मटेरियल भी उठा सकते हो और आप लर्निंग भी ले सकते हो। तो आपने फोकस रखना है लर्निंग के ऊपर। पेरेंट्स का फोकस आजकल बच्चों के साथ लर्निंग पे नहीं है, वो कम्युनिकेट नहीं करते हैं, वो ऑल द टाइम दे आर बिजी इन देयर ओन एप्स एंड मोबाइल्स। तो जब कम्युनिकेशन लेवल गिर जाएगा तो फिर बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे टीचर्स के पास जाते हैं। आई थिंक रजा साहब भी टीचर्स अवेलेबल नहीं होते। टीचर्स अवेलेबल हैं तो वो अपनी मार्केटिंग, अपनी ब्रांडिंग में लगे हुए हैं, 4-4, 5-5 जगह पढ़ा रहे हैं, तो दे डोंट गिव टाइम्स। तो आइडियली टाइम निकालने के लिए स्टूडेंट्स को अब बहुत एफर्ट करनी पड़ रही है, क्योंकि उनके पास डिजिटल मीडिया है, उनके पास सोशल प्रेजेंस है, उन्होंने इवेंट्स में जाना है, उन्होंने सेलिब्रेशंस करनी है, उन्होंने अपनी आप को यूट्यूब पे बेचना भी है, तो दे हैव मल्टीपल यू नो। अच्छा, हमारे ये जो तालीमी निज़ाम है अमरिया, इन्होंने भी तो अब स्टूडेंट्स को एज अ क्लाइंट लेना शुरू कर दिया है ना। मतलब अब वो पहले होते थे कि बच्चों की हमने तालीम और तरबियत करनी है, बच्चों को एक अच्छा मुआशरे में एक फ़र्द बनाना है। अब हम एज अ क्लाइंट लेते हैं कि अच्छा अच्छे खासे पैसे बटोरे जाएंगे, बच्चे जब आएंगे हमारे पास, जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास फीसेज आएंगे और हम पैसे बनाएंगे। बिल्कुल, वो अब ये आ गया ना, प्राइवेट कल्चर आ गया प्राइवेटाइजेशन का, कि आप क्लाइंट की तौर पर डील करें, वो चाहे बार बार फेल हों, बार बार एग्जाम देना चाहें, आप उन्हें करने दें, क्योंकि हमें तो पैसे आ रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ का, कॉलेजेस का क्या कंसर्न हो गया कि बच्चे बेशक रिपीट करते रहें, दे आर पेइंग द फी, सो वी नीड टू यू नो फोकस ऑन फी। देन आई वाज स्टडिंग इलॉन मस्क, उसने एक बड़ी कोटेशन की, उसने कहा आई वाज नॉट वेरी मच इन गुड स्कूल बट आई एम हेडिंग द टीम विच इज़ यू नो कमिंग फ्रॉम हार्वर्ड एंड ऑल्सो फ्रॉम ऑक्सफोर्ड। तो डिपेंड करता है स्कूलिंग पे नहीं, डिपेंड करता है आपकी ट्रेनिंग पे, आपकी टोटल तरबियत पे और आपकी नरिशमेंट पे, और हाउ मेंटली पॉजिटिव यू आर। तो हमारी जनरेशन को अब नेगेटिविटी की तरफ धकेला जा रहा है, विच इज इफेक्टिंग ऑन देयर ओवरऑल लाइफ एंड कल्चर। रज़ा साहब, यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूँगी कि अब ये जो हमारा निज़ाम तालीम है, ये क्यों बच्चों को एज अ क्लाइंट ट्रीट कर रहा है? मतलब कि पैसे बटोरने के लिए, ये भी कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ज़्यादा हमारे पास फीस आएगी, उतने ज़्यादा पैसे आएंगे, तो इनको हम एज अ क्लाइंट ट्रीट करते हैं। कोई मसला नहीं, नई तालीम और तरबियत हो रही तो इट्स ओके। देखिए, दुनिया भर में ये निज़ाम मौजूद है कि ये कमर्शियल बेसिस पे भी स्कूल चलाए जाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में नहीं चलाए जाते और गवर्नमेंट इतना सपोर्ट उन्हें नहीं करती है। ये जो आज बच्चों को स्कूल्स में टीचर्स अवेलेबल नहीं है या उनके एग्जाम्स को इतने मुश्किल हालात में रख दिया गया है, ये दरअसल प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट दी जा रही है कि हम अपना सेक्टर तबाह कर लेते हैं, आप अपने सेक्टर को आसमान पे ले जाएं, ग्रो कर लें। जो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है उसने 2 महीने नहीं पढ़ा, जो प्राइवेट में पढ़ रहा है इस वक्त वो पढ़ रहा है, तो अब आउटपुट किसकी आएगी? उसी बच्चे की आएगी ना जो प्राइवेट में पढ़ रहा है। तो कौन सा वालिदैन है जो चाहेगा उसका बच्चा ज़ाया हो जाए, उसका वक्त ज़ाया हो जाए, उसके मैट्रिक में ठीक नंबर ना आए, उसकी डायरेक्शन ठीक तय ना हो? तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को ना ये जो एक
उनके अंदर जो भी लोग ये पॉलिसीज़ बनाते हैं उसके ऊपर ना स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। अच्छा। देखिए अभी भी बात हो रही थी एहतसाब हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या इन लोगों का एहतसाब नहीं होना चाहिए? आपने क्या किया है बच्चों के साथ? आप एक बच्चे की पूरी ज़िंदगी के ऊपर अपना असर छोड़ रहे हैं, उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं, उसका जहन तबाह कर रहे हैं, और आपका एहतसाब करने के लिए यहाँ कोई तैयार ही नहीं है। कोई जज साहब यहाँ पे एक्शन लेने के लिए तैयार ही नहीं है। जो पिछले 3 साल में पिछली हुकूमत ने जो भी बच्चों के साथ मामला किए, जैसे 2020 में बच्चे सिर्फ 72 दिन स्कूल गए, 21 में 102 दिन स्कूल गए, तो उनको कोई जवाब दे कोई भी नहीं है, किसी ने पूछा ही नहीं। आप ये देखें कि बच्चा अगर फारिग बैठा रहेगा, ये ब्रेन अगर फारिग बैठा रहेगा, ये एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो ये ग्रो कैसे करेगा? तो आप कैसे फिर चाहते हैं कि बच्चों से कि वो दुनिया से मुकाबला कर लें, वो दुनिया के साथ जाके कम्पीट करें? फिर ये हमारी खाम ख्याली है, हमारी गलत फहमी है कि हमारे बच्चे इतने कैपेबल होंगे कि दुनिया के बच्चों से कम्पीट कर सकें। वो चंद बच्चे होंगे बड़े स्कूलों में पढ़े हुए या अच्छे स्कूलों में पढ़े हुए, वो जाके कहीं अपना नाम कर लेंगे, कुछ कमाई कर लेंगे, बाकी तो सारे रेहड़ियाँ लगाना, दुकानें छोटी छोटी करना, इस तरफ चले जाएंगे। वो एक दो ही लोग होंगे जो फिर पाकिस्तान को जाकर रिप्रेजेंट करेंगे और जो अच्छे मयार पर, अच्छे मकाम पर हमें नज़र आएंगे। हमारे साथ मलिहा समी हुसैन मौजूद थी और रज़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों यहाँ पर आए। जनाब, ये हम बात कर रहे थे एग्ज़ाम पॉलिसीज़ के हवाले से, एग्ज़ाम प्रेशर के हवाले से। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।